हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू सोल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो 4-5 चैप्टर कुछ होंगे जो मैंने यहाँ पे मर्ज कर रखे हैं। यहाँ पे भाई मैं साथ के साथ क्वेश्चन बताऊंगी आपको लिखकर, और उसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ में दूंगी। ठीक है, सोल्व भी साथ के साथ हम करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले से टाइप नहीं कर रखे क्योंकि भाई टाइपिंग में कुछ मतलब वर्ड्स ऐसे होते हैं जो टाइप नहीं हो पा रहे थे इसमें, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास थे, तो मैंने ये आइडिया बेहतर समझा कि भाई यहीं पे मैं आपको बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो भाई, एक क्वांटिटी है x, ध्यान से सुनोगे। ठीक है, गिवन बाय, वो कैसे दे रखी है, ई नोट डेल्टा वी, ई नोट एल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हमको। ठीक है, x एक क्वांटिटी है, वो दे रखी है उसकी वैल्यू, जहां पे ई नोट क्या होती है भाई आपको पता होगा। ये ई नोट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। ई नोट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसको बोलते हैं हम, उसको हम ई नोट से डिनोट कर देते हैं, राइट। एल क्या होती है, जहां पे एल इज लेंथ। ठीक है, डेल्टा वी क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पता होगा। वी से क्या तात्पर्य होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और डेल्टा टी यानी कि टाइम इंटरवल। ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है एक्स का, क्या होगा, क्या पूछा गया भाई, एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है, क्या होगा, तो वो बताना है। देखो एक मिनट भाई, सोल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले देखो भाई, ये जो फर्स्ट चैप्टर मैंने ले रखा है यूनिट एंड डायमेंशन, इसमें आपको आगे फर्दर सोल्व करने से पहले आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। बकायदा मैं कह रही हूं कि याद रखो कुछ चीजों की, आपके जो डायमेंशनल फॉर्मूला है सॉरी, उनके डायमेंशनल फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखो। जैसे कि ई नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, m रेज़ टू पावर -1 l -3 t4 a2। ठीक है, m मास को डिनोट करता है, l लेंथ को, t टाइम को, a एरिया को। ठीक है, तो इसका मतलब आप अच्छे से समझते होंगे। तो ये ई नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, l लेंथ की डायमेंशन की बात करूं, तो वो क्या होगा भाई, l ब्रैकेट में। ठीक है, अगर मैं डेल्टा v के डायमेंशन की बात करूं भाई, वॉल्यूम की, तो यानी वॉल्यूम नहीं सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की, तो होता है, क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, ml2 t -3 a -1, ये होता है, राइट। डेल्टा टी यानी टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी। मैंने यहाँ पे आपको चारों के डायमेंशनल फॉर्मूला बताया, अगर आप देख पा रहे हो, ई नोट का बता दिया, एल का बता दिया, डेल्टा टी का बता दिया, डेल्टा वी का बता दिया। अब हमारे पास एज हमें ये दे रखा है, इसमें भैया आप ये डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे। पहले इसको थोड़ा इरेज कर लेती हूँ क्योंकि भाई स्पेस नहीं है। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको, इसमें था क्या, हमें ऑलरेडी दे रखी थी एक्स की वैल्यू गिवन थी। बस अगर ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता हो तो आप बस इसमें ये डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करोगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, ई नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था भाई, m -1 l -3 t4 a2। ये था हमारे पास किसका, ई नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला, लेंथ का l होता है। और अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस का, तो क्या होता है, ml2 t -3 a -1, ये होता है अप टू डेल्टा टी का डायमेंशन फॉर्मूला टी। तो भाई यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर हमारे पास होता है ए। क्या आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू, मतलब इसका जो क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, डायमेंशनल फॉर्मूला x इज सेम एज दैट ऑफ, यहाँ पे पूछा था कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है x का वो किसके सिमिलर होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए भाई एक और किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है भाई, बेसिक सवाल पूछा है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा, करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से। तो क्या आपको ये ए इलेक्ट्रिक करंट नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमसे यही चीज तो पूछी गई थी। 4 ऑप्शन थे यहाँ पे हमारे पास, एक था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज था, तीसरा इलेक्ट्रिक वोल्टेज था, और डी हमारे पास था इलेक्ट्रिक करंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करके हमारे पास क्या आया था, ए आया था, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के सिमिलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी बता देती हूँ भाई, ना पता तो ओम होती है, चार्ज की भाई कुलाम होती है। ठीक है, कुलाम, वोल्टेज की वॉट होती है, और करंट की मैंने आपको 4 चीजों की ऐसा यूनिट बता दी है एक क्वेश्चन में ही। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भाई समझ भी आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। सेकंड क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें जो एंगल्स रिक्वायर्ड हैं, एंगल्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड, एंगल्स रिक्वायर्ड है क्या, टू बी मेजर्ड, मेजर करने के लिए यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट की मदद से 29 डिविजन्स जो है भाई
मेन स्केल की 29 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड किया। कोइंसाइड मतलब उसके साथ बिल्कुल सिमिलर, किसके साथ? 30 डिवीजन वर्नियर स्केल की। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर गए। अगर स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है मेन स्केल का वो हाफ अ डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री है मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन, तो हमें लीस्ट काउंट बताना है इंस्ट्रूमेंट का कितना होगा। भाई यहाँ पे हमसे पूछा गया है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 4 ऑप्शन भी हमारे पास इसमें गिवन है। पहला है 1 मिनट, दूसरा है हाफ मिनट, तीसरा है 1 डिग्री और फोर्थ वन इज हाफ डिग्री। तो बताना है क्या होगा इसका लीस्ट काउंट। तो भाई आपको मैं एक बात बता देती हूँ, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रख लो। यहाँ पे बस लीस्ट काउंट के फॉर्मूले की पता होना चाहिए आपको, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू जो भी मेन स्केल की दे रखी हो, वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ मेन स्केल डिवीजन अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। क्या आपको नहीं लगता अगर भैया आपको ये फॉर्मूला याद होता लीस्ट काउंट का, तो हमारे क्वेश्चन में मेन स्केल और वर्नियर स्केल की तो बात कर रखी है और फॉर्मूले में भी वही चीज पुट करनी है। तो वैल्यू मेन स्केल की कितनी दे रखी है? हाफ अ डिग्री, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मेन स्केल की कितनी दे रखी है? 30। 1/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/30। यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या होगा? 1/30 ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1/30 इंटू में हाफ अ डिग्री यानी कि 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे भाई, क्या आएगा? 1/60, 32 = 60, यानी कि ये क्या हो गया भाई? 1 मिनट। 1/60 कितना होता है? 1 मिनट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? ए, यानी कि 1 मिनट। इसमें बस आपको क्या पता होना चाहिए था भाई, जो ये आपका लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई? क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जूल। सॉरी, एनर्जी की बात करिए, जूल। तो ये वैल्यू अगर आपको कहीं पे गिवन भी ना हो तो ये याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रो वोल्ट कितना मतलब इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में वो कितनी है भाई? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। द सेम इन जूल। अब ये हमें ये जो क्या बताना है, सेम जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में उसी को जूल में बताना है कितनी होगी, वो बताना है जूल में। गिवन सोल्व करते हैं भाई, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना दे रखा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकालना, तो कितना होगा भाई? 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सोल्व करोगे तो 21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो कितना इजी क्वेश्चन था भाई ये। ठीक है, थोड़ा सा बस ये ऐसे मतलब क्वेश्चन पढ़ के, बेशक क्वेश्चन ऐसा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई बहुत बड़े बड़े दे रखे हो, स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी हो, टिपिकल सा लगे एकदम से देखने में, लेकिन उसका सॉल्यूशन बिल्कुल 1-2 लाइन का ही होता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्या दे रखा भाई? परसेंटेज एरर्स। किसमें, किसकी मेजरमेंट में भाई परसेंटेज एरर आ रहा है? मास, मेजरमेंट ऑफ अ मास एंड स्पीड। कितनी दे रखी है इन दोनों की भाई? मास की 2% है परसेंटेज एरर और स्पीड का 3% रिस्पेक्टिवली। तो हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर? तो हमें क्या बताना है कितना मैक्सिमम एरर होगा इन एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग। जब मास और स्पीड को मेजर कर रहे थे उस दौरान जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन हुई, तो उसके एस्टिमेट में कितना मैक्सिमम एरर आएगा वो यहाँ पे बताना। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, 12mv²। यहाँ पे हमें भाई मैक्सिमम एरर बताना है कितना होगा काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 12mv² होता है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज एरर कितना होगा? इज 2%। रिक्वायर्ड परसेंटेज एरर कितना होगा भाई? हमारे पास 2% होगा, यहाँ पे 2 है, यानी कि +2 इंटू 3%।
2% प्लस 2 इंटू 3%, यहाँ पे 2% और 3% दे रखा है, प्लस 2 यहाँ पे इसका आ गया, यानी कि हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन थ्रू द 6, ये 6%, ये 2% ऑलरेडी था, 2% प्लस 6% कितना हो गया भाई, 8% हो गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे इसमें चार ऑप्शन दे रखे थे, एक था 11%, बी हमारे पास था 8%, सी हमारे पास था 5% और डी मेरे पास क्या था 1%। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 8% यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में 2 है यहाँ पे, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में बताना था, यानी कि 2% तो ऑलरेडी हमें गिवन है, प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए 2 इंटू में 3% भी हमें गिवन था, सोल्व करेंगे आ जाएगा क्या 8%, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे इस चैप्टर के। जो वैल्यू है ऑफ 0.99 इंटू 0.99 माइनस 0.989 इज, वो बताना, वैल्यू बतानी इसकी कितनी होगी। चार ऑप्शन है भाई, 0.001, 0.010 इंटू 10⁻⁻1, 0.01 इंटू 10⁻⁻1 एंड डी 0.1 इंटू 10⁻⁻3। अब बताना भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। रिजल्ट शुड है, देखो भाई अब रिजल्ट में हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस होने ही चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे दे रखा है ना 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ये तो होना ही चाहिए रिजल्ट में। तो क्या आएगा भाई इसका करेक्ट ऑप्शन, बी। 2 डेसिमल प्लेसेस तो भाई इस बी में ही है ना। यहाँ पे जब हम इसमें से सब्ट्रैक्शन की बात हो रही थी, तो देखो आप प्राइमरी जो डिजिट है उसको देखोगे, 2 डिजिट है, ये एक इजी तरीका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 2 डेसिमल में है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख लोगे कि 2 डेसिमल किस में है पहले में, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इज द C1। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग से ट्रिक से भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है इन इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स जस्ट आफ्टर बिग बैंग इज द, वो क्या था भाई, प्लैंक्स टाइम, यानी कि जिसको हम टीपी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैल्यू जो है, जिसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, 3 फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स पे भाई। एक तो स्पीड यानी कि सी, ठीक है, लाइट की ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एक था भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी, और एक मेरे पास क्या होता है भाई प्लैंक्स कांस्टेंट, तीनों के ऊपर डिपेंड करती है यानी कि एच। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, देन टीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो ये बताना है कि जो ये प्लैंक्स टाइम है मेरे पास, ये डायरेक्टली कौन से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन तीनों में से। ऑप्शन हमारे पास है GHc⁻⁵, बी C5/GH, सी GH/C⁻⁵, डी। ऑप्शन भी मैं साथ ही से बता रही हूँ भाई, ये पता होना चाहिए कि ऑप्शन किस प्रकार के, किस क्वेश्चन के किस प्रकार के ऑप्शन होते हैं, तो मैं इस वजह से साथ के साथ बता रही हूँ। देखो केयरफुली नोट करो दैट एवरी अल्टरनेट हैज एंड C5, देखो GH जो होता है यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू इन दोनों का भाई आपको क्या पता होना चाहिए, G का भी और H का भी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो क्या बोलते हैं उसको, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला, और प्लैंक्स कांस्टेंट का, दोनों का। ग्रेविटेशनल का क्या है, यह मैंने जो लिख दिया है, और उसके बाद H का mL2T-1, ये हमारे पास इसका होगा। तो दोनों को हम सोल्व करेंगे इक्वेट करके, तो आएगा m0 L5, L कितनी होगी 5, 3 और 2 कितनी हो गई भाई 5, और टाइम कितना आएगा मेरे पास 3, ठीक है 2 और 1 3। तो यानी कि और C की क्या होगी भाई, तीनों के आपको डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लेने, तीनों के, मैंने 2 के यहाँ लिख लिया, तीसरे का यहाँ पे लाइट का क्या होता है LT-1 ये होता है, ठीक है भाई। जब इसको सोल्व करेंगे हमेशा ये बात आप नोट कर लो, ये बात याद रखना कि C जो है हमेशा मतलब raised-to-5 होती है हमेशा। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, raised-to-5 होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई GH/C raised-to-5 हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई टाइम के हाफ, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या होगा डी, ठीक है। ये रिलेशन और ये डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको पता होंगे तो आप इजिली जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के भाई काफी छोटे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। यूनिट ऑफ एरिया, ठीक है, एक यूनिट ऑफ एरिया की बात करी गई है। ऑफन यूज इन, जिसको
कैसे यूज किया जाता है, किस काम के लिए, लैंड एरिया की जो मेजरिंग होती है उसके लिए काम में लिया जाता है। इज द हेक्टेयर मतलब डिफाइंड एज, उसकी क्या वैल्यू है, 10⁴ मीटर स्क्वेयर। ठीक है। एन ओपन पिट कोल माइन, एक ओपन पिट कोल की माइन है भाई जो कंज्यूम करती है 75 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है। डाउन टू अ डेप्थ ऑफ 26 मीटर, जिसकी डेप्थ कितनी है भाई 26 मीटर। ठीक है। ईच ईयर, हर साल। व्हाट वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ बतानी है भाई क्यूबिक किलोग्राम में, किलोमीटर में, सॉरी ग्राम कैसे आ गया, क्यूबिक किलोमीटर में इज रिमूव्ड, जो उस टाइम के दौरान यानी उस एक साल के दौरान जितनी क्यूबिक किलोमीटर में वॉल्यूम ऑफ अर्थ रिमूव करी गई है वो बताना है कितना होगा। 4 ऑप्शन भी मैं यहाँ पे दे देती हूँ जो दे रखे हैं, 0.01, बी 0.02, सी 0.03, डी 0.04। नेक्स्ट है भाई, इसमें बिल्कुल देखो, अब ये पढ़ के आपको लग रहा होगा कंफ्यूजन होगी कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक लाइन का क्वेश्चन आंसर है, सॉल्यूशन है। रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमें निकालनी थी, कितनी दे रखी थी यहाँ पे, पहले देखो 75 इंटू 10⁴ इंटू यहाँ पे क्या है 26। ठीक है। अपोन में क्या आ जाएगा भाई, इन सारों को हम 10⁻³ इंटू 10, क्योंकि हमें क्यूबिक किलोमीटर में निकालनी थी, तो देखो 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू सभी को हम डिवाइड करेंगे 10⁻³ से। ठीक है। किलोमीटर क्यूबिक, तो यहाँ पे हमारे पास जब आप इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 0.02, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, कभी आगे पेज जो है कम ना रह जाए क्वेश्चन की सोल्विंग के लिए। छोटा सा ही क्वेश्चन है भाई, यहीं पे कर लेंगे। क्या क्वेश्चन दे रखा भाई, इन द रिलेशन, क्या रिलेशन दे रखा है, dy/dx इज इक्वल टू 2 sin ωt प्लस φ0, ये हमें दे रखा है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है किसका, ωt प्लस φ0 का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो बताना है। देखो 4 ऑप्शन भी दे देती हूँ भाई, मैं बता रही हूँ ये जो चीज मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोली थी ना कि डायमेंशनल फॉर्मूले की थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको होनी चाहिए बेसिक टर्म्स की, और उसी की मदद से सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सोल्व हो जाएंगे। तो वही बात है यहाँ पे, अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है इसका, एक बार जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा उसको लगेगा कि भाई ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाले। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा ωt प्लस φ0 की वैल्यू, मतलब φ0 का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कुछ होता ही नहीं है, डायमेंशन लेस होता है भाई। ये टर्म डायमेंशन लेस होती है, यानी कि डायमेंशन लेस कौन सी होगी, डी होगी भाई, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो भाई आप ऐसे इसको याद रखोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। अब मेरे पास जो है, मैं आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है। तो देखो पहले आप भाई, मैं एक बार अच्छे से क्वेश्चन को रिपीट कर मतलब बोलूंगी वर्बली और थोड़ा बहुत लिख दूंगी उसकी हिंट वगैरह, लेकिन आप ध्यान से सुनना प्लीज। ठीक है। क्योंकि काफी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं भाई। तो देखो दो शॉर्ट बार मैग्नेट्स जो हैं दे रखी हैं, जिनकी लेंथ कितनी है, एल सेंटीमीटर के, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है भाई 1.20। ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है। एंड दूसरे का क्या है, 2 लेंथ है हमारे पास, दूसरे का है 1.00। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो दे आर प्लेस्ड, उनको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया। हॉरिजॉन्टल आप समझते होगे भाई ऐसे, ठीक है, सीधी टेबल पे रखा गया, पैरेलल टू, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है। एक यहाँ पे मान लो एक ऐसे रख दिया तो एक ऐसे रख दिया, मतलब ऐसे पैरेलल रखे गए एक दूसरे के, आपने आप देखते रहे। ठीक है। पैरेलल रखा गया एक दूसरे के, विद देयर एंड पोल्स पॉइंटिंग टुवर्ड द साउथ पोल। मतलब कैसे रखा गया कि जो उनका नॉर्थ पोल है वो एस पोल, यानी कि जो साउथ पोल है उसके टुवर्ड्स
फेस कर रखा है, ठीक है, उसके टुवर्ड्स है, ये जो नॉर्थ पोल है इनका साउथ पोल के टुवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर है दोनों का, और सेपरेटेड, और कितने डिस्टेंस में है दोनों एक दूसरे से, 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप क्वेश्चन समझ रहे हो। जो वैल्यू है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन की, क्या बताना भाई, वैल्यू बतानी है रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन की मिड पॉइंट पे, यानी कि ओ, मिड पॉइंट ओ पे लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज क्लोज टू, वो बताना। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन का वो दे रखा है हमें ऑलरेडी, 3.6 × 10⁻⁵ वीबर पर मीटर (10⁻²) ये हमें दे रखा है भाई। एक बार ऑप्शन देख लो फिर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 3.6 × 10⁻⁵ वीबर पर मीटर क्यूब स्क्वेयर, 8.5 × 10⁻⁶, 6.3 × 10⁻⁵, 3.875 × 10⁻⁵, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। चलो भाई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि बड़ा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगा इजीली। मुझे लगता है मेरे को पेन चेंज कर लेना चाहिए, काफी टाइम से व्हाइट से कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो भाई, दो हमें दे रखी हो जब, तो हम उसमें बी नेट यानी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है भाई इसका मतलब, ठीक है। बी नेट लिख लेंगे, बी नेट निकालना होगा हमें, यानी एक बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट माइनस अर्थ का, ठीक है। अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यानी कि बी बार मैग्नेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भाई इक्वेटोरियल लाइन पे इसका, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, μ0/4 एम आर का क्यूब अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूले भाई आपको याद रखने हैं, जितनी भी डेरिवेशंस वगैरह हैं सारे चैप्टर्स में, वो डेरिवेशन का भले ही आपको जरूरी नहीं कि सारे स्टेप समझ आ गए कोई, लेकिन एंड रिजल्ट जो होता है वो आपको याद होना चाहिए हर एक का अच्छे से, ठीक है। तो जहाँ पे एम जो है ऑफ अ बार मैग्नेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। अब मैं ये बना के दिखा रही हूँ आपको, ये ऊपर वाला मैं इरेज कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भाई, अब देखो आगे देखो, ये दो मैग्नेट है, ये इनका क्या है ओ पॉइंट, ठीक है। 40 सेंटीमीटर बीच का दोनों का डिस्टेंस है, ये साउथ ये नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ठीक है। जो एज पर हमें क्वेश्चन में गिवन था, जो मैंने बताया था, ये बीच में क्या होती है भाई इक्वेटोरियल लाइन, जिसके बेस पे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे बी नेट का सॉरी मैग्नेटिक बार का जो फॉर्मूला होता है वो -μ0/4 इंटू एम अपॉन आर का क्यूब होता है, जहाँ पे μ0/4 की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो वो क्या होती है 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। ये याद रखोगे आप इसको भी, 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है, ये होती है। तो यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे क्या निकालना है, हॉरिजेंटल, ठीक है। हॉरिजेंटली जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इसका निकालेंगे। B1 लेट हम मान लेते हैं, जो B1 है वो क्या है भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट 1, ठीक है। ऑब्वियसली भाई B1 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू जो मैग्नेट 1 है उसकी वजह से, ठीक है, ये होगी। और B2 को क्या मानेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट 2 होगी। ये दोनों, ये बात समझ में आई होगी आपको। प्रॉब्लम में यानी क्वेश्चन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स है वो कितने होंगे भाई, एक तो B1 हो गया, एक B2 हो गया, एक BH हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल जो हमसे पूछा गया अर्थ के सरफेस पे, वो तीनों कैसे हैं भाई, सेम डायरेक्शन में हमें दे रखा है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ है भाई, तीनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, B टोटल इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था μ0/4 m1 + m2 हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली अपॉन r का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे m दे रखा है, यहाँ पे m1 + m2 प्लस यहाँ पे BH को हम सेपरेटली लिखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई वैल्यूज को, जो कि आपको दे रखी है
क्वेश्चन में M1 की और M2 की, ठीक है, हमें गिवन थी, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मैंने सबकी वैल्यूज लिखी थी। तो वही वैल्यूज जब हम पुट करेंगे भाई तो हमारे पास सोल्व करके आंसर आएगा क्या, देखो ये जो फॉर्मूला मैंने बता दिया यहीं तक थी दिक्कत, अगर जिसको दिक्कत होनी है भाई यहीं तक ये पार्ट है बस दिक्कत वाला। ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के दे दिया है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको वैल्यूज दे रखी है M1 की भी, M2 की भी, BH की भी दे रखी है और R क्यूब की भी दे रखी है, मतलब सारी चीजों की वैल्यू दे रखी है। और इसकी मैंने आपको खुद बता दी क्या होती है 10⁻⁷ इसके प्लेस पे आप ये पुट करोगे, सोल्व जब करोगे तो आंसर आपके पास बी टोटल का क्या आएगा 6.3 इंटू 10⁻⁵ वीबर मीटर⁻⁻2, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ऑप्शन जो मैंने आपको दिए थे उसके अनुसार यहाँ पे क्या है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट था। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है करेक्ट है। उम्मीद करती हूँ भाई मैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। देखो ये एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। दो स्मॉल बार मैग्नेट्स है भाई, 2 स्मॉल बार मैग्नेट्स जो कि प्लेस्ड हैं एक लाइन में, ठीक है, विद लाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर, जिनके जो लाइक पोल्स हैं भाई यानी कि साउथ साउथ हैं या नॉर्थ नॉर्थ हो सकते हैं, एक साइड दोनों का फेस है, ठीक है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस यानी कि d डिस्टेंस अपार्ट, इतने डिस्टेंस पे। अगर जो लेंथ है हर एक मैग्नेट की उसको हम नेग्लिजिबल कर दे, नेग्लिजिबल बना दे यानी कि लेंथ को हम ना के बराबर बना दे मैग्नेट की डी के कंपैरिजन में, यानी डायमीटर वो अपने डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो जो फोर्स होगी उन दोनों के बीच में, फोर्स बिटवीन देम वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वो बताना है इनवर्सली, ये रिलेशन बताना है इनके बीच का। ऑप्शन दे देती हूं 4 अगेन, डी स्क्वेयर 1/d का स्क्वेयर और नेक्स्ट हमारे पास है d⁻⁴। आप देखो भाई थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना। जब स्मॉल बार मैग्नेट को हम प्लेस करते हैं एक लाइन में जिनके जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे की तरफ फेस करे होते हैं एक सर्टेन डिस्टेंस d पे, तो जो मैग्नेटिक फोर्स उन दोनों के बीच में एक्ट करती है और ये कभी नहीं बदलता। जो चीज मैंने आपको बताई ना, जो मैं अब इसके बारे में फॉर्मूला बताऊंगी ये सेम ही रहेगा हर कंडीशन में, तो बेशक इसको रट लो। क्या होता है उनके बीच की फोर्स μ0/4π6m m' अपॉन ये दूसरा m हो सकता है d⁻⁴, जो इनकी एंड ऑन पोजीशंस होती है उन पे ये फोर्स लगेगी। यानी कि एंड ऑन कैसे, जैसे ये दो मैग्नेट है, ये साउथ पोल जो इनके ये एंड पोल्स होते हैं ना यहाँ पे, ये इनके बीच की ये फोर्स का ये फॉर्मूला होता है। यानी कि आप यहाँ पे आपको क्या दिखा है डिस्टेंस d⁻⁴ दिखा है, तो ये फोर्स क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी d4, यानी कि d जो है इसका क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, काफी इजी था मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन। अब एक और इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ उससे पहले ताकि थोड़ा सा चेंज कर करके ठीक दिखे। व्हेन एन चार्ज, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल मूव करता है मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी भाई v वेलोसिटी, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, यानी b में उसको सब्जेक्ट कर दिया गया इस मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन में, कितनी b की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन में उस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था उसको सब्जेक्ट कर दिया, तो फोर्स जो है उसके ऊपर एक नॉन जीरो फोर्स लगेगी भाई, नॉन जीरो फोर्स उसके ऊपर लगी है। तो दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है, अब ये बताना है इस स्टेटमेंट का क्या तात्पर्य, सीधी सी बात ये पूछा है। तो भाई इसका मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देती हूँ। भाई फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, QVB sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई फोर्स का। नहीं पता तो अभी याद रख लो बेशक, Q चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, sin थीटा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास क्या था, फोर्स ऑन इट इज नॉन जीरो, यानी कि फोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है जीरो, ये नॉन नहीं आएगा जीरो आएगा, ठीक है। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर
180 डिग्री होगा, थीटा या तो 0 हो भैया 180 डिग्री हो, उस कंडीशन में फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई 0 होती है। यहाँ पे नॉन जीरो नहीं, 0 आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है 0, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल होगा V और B के बीच में, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन के बीच में, कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0, मतलब 0 के अलावा, मतलब 0 के अलावा वो कोई भी वैल्यू उसके पास हो सकती है, एंड 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री एंड एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180, मतलब ये 0 और यहाँ पे भाई ठीक था ये क्वेश्चन, हालांकि मैंने ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैं थोड़ा सा एक बार आपकी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया था, एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, सब्जेक्ट हो गया एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B के अंदर, ठीक है, जिनके बीच की फोर्स क्या है नॉन जीरो है। तो इसका क्या मतलब हुआ, नॉन जीरो कब होता है? तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन आपको क्या दिया है कि भाई अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 और 180 होगी, क्या होगी 0 या फिर 180 डिग्री होगी, उसी कंडीशन में फोर्स 0 हो सकती है। अब यहाँ पे बोला गया है नॉन जीरो है, तो समझ लो भाई कि स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी बात होगी। भाई यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास इसी प्रकार के हैं क्वेश्चन के, मैं बताऊंगी जो कि अभी आपको बोलकर। तो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको कि नॉन जीरो कब होगा, जब या बस 0 और 180 डिग्री नहीं होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 90 या कुछ और हो सकती है, लेकिन 0 या 180 डिग्री जब थीटा की वैल्यू होगी तभी फोर्स 0 हो सकती है। तो अगर नॉन जीरो की बात करी गई है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये होगा सिंपल कि थीटा की वैल्यू मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 और 180 के अलावा, जो एंगल होगा V और B के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इसका आएगा डी होता है इसमें। और मैं इसके ऑप्शन आपको लिख के दिखाता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है, तभी आप बेहतर समझ पाओगे क्वेश्चन को। मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, एंगल बिटवीन V एंड B इज ईदर 0 और 180 डिग्री। दूसरा क्या दे रखा था, एंगल बिटवीन V एंड B इज नेसेसरली 90 डिग्री। तीसरा क्या था भाई, एंगल बिटवीन V एंड B कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 डिग्री। डी ऑप्शन क्या था भाई, एंगल बिटवीन V एंड B कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180 डिग्री, ठीक है। 4 ऑप्शन थे भाई। अब मैं आपको स्टार्टिंग से अगर समझाऊं, अगर एंगल V और B के बीच का इधर 0 और 180 होगा तो भाई फोर्स 0 हो जाएगी, बिल्कुल गलत ऑप्शन, राइट। एंगल बिटवीन V एंड B इज नेसेसरली 90, नेसेसरली 90 नहीं भाई, 90 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ 90 हो, गलत। नेसेसरली वर्ड आ गया, अगर यहाँ पे इज 90 होता ना, खाली नेसेसरली ना दिया होता तो आप इसको करेक्ट बोल सकते थे, नेसेसरली दे दिया, यानी कि एक ही कंडीशन दे दी कि भाई इसी कंडीशन में जो है उसका F नॉन जीरो होगी, ये गलत हो गया। एंगल बिटवीन V एंड B कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन तो होना ही नहीं चाहिए भाई, 90 के साथ कोई और वैल्यू होनी चाहिए, अदर देन नहीं, 90 के अलावा कोई सी होगी तो फोर्स तो 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप शायद अब समझ पाए होगे जो मैं क्वेश्चन आपको ये समझा रही थी, जो बात मैं कह रही थी कि ऑप्शन के ऊपर बात थी एक्चुअली इस क्वेश्चन की मेजरली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो हमारे पास दे रखा है वो क्या है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है। जिस प्रकार का ये था, 2 बार मैग्नेट है सेम मास के, 2 बार मैग्नेट्स देखो भाई क्वेश्चन, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जो एक्सपीरियंस किया, जिसने टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड कितने मैग्नीट्यूड का टॉर्क 0.64 जूल, जब व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, जब उसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा 0.32 टेस्ला की, टी है ये भाई टेस्ला,
ठीक है। तो उसने एक एंगल बनाया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, जो डायरेक्शन थी फील्ड की। तो मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, मैग्नेट का कितना होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई, 2 एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, 6 एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर और नन ऑफ दीज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एम इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम इंटू बी, एम मैग्नेटिक मोमेंट और बी मैग्नेटिक फील्ड। और इसको हम अगर लिखें वेक्टर फॉर्म में तो एम बी साइन थीटा, यानी कि तो हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री, क्योंकि हमें दे रखा है डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम बी अपॉन 2, यानी साइन थीटा क्या होता है 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.64। तो यानी कि क्या आ गया, m इज इक्वल टू 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है, इस चैप्टर से क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है, अब परफेक्ट गैस, एक परफेक्ट गैस है भाई, 27 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट किया गया एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देखो एक परफेक्ट गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया गया, प्रेशर कांस्टेंट है, सो एज टू डबल इट्स। क्यों है भाई प्रेशर डबल, इसलिए है सो एज टू डबल इट्स वॉल्यूम, क्यों, ताकि इसकी वॉल्यूम जो है डबल हो सके। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी, अगर वॉल्यूम डबल हो रही है तो भाई टेम्परेचर भी तो साथ के साथ कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा। तो टेम्परेचर में इंक्रीज बताना है गैस के, कितना होगा। ऑप्शन दे रही हूं यहां पे, ठीक है, ये ऑप्शन है। देखो भाई फॉर्मूला होता है V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। जब आपको ये दे रखा हो कि प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। V1 कितना है भाई, V1 यानी कि 1/2, ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में है क्या, वॉल्यूम डबल हुई है, यानी कि 1/2, V पहले 1 था तो V2 क्या हो गई 2 इज इक्वल टू टेम्परेचर 1 कितना है 300 हमारे पास 273 सेल्सियस में है। केल्विन में इसको जब हम करेंगे तो 273 के साथ प्लस करते हैं, 273 में 27 प्लस करोगे कितना आ गया 300 हो गया। ठीक है, 300 अपॉन क्या करेंगे T2, यानी कि अब T2 हमें निकालना है, इसको हम बाहर निकालेंगे। T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 600 केल्विन। 300 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई 3 2 600 केल्विन। तो यानी कि अब हमें टेम्परेचर निकालना, तो 600 में से 273 जो कि हमारे पास एसटीपी पे वैल्यू होती है उसमें माइनस करेंगे तो आएगा 327 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आया। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पूरा मतलब डेल्टा टी निकालना है बेसिकली कि T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 हमारे पास क्या है 327 और T1 क्या दे रखा है भाई, T2 क्या होता है भाई T2 माइनस T1। तो 327 माइनस T1 क्या दे रखा है 27 डिग्री। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या है हमारे पास इसमें करेक्ट है। काफी इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ये। नेक्स्ट देखो भाई, पेन चेंज कर लेते हैं। पर्पल देखिएगा इस पे, नहीं भाई कम दिख रहा है। ठीक है, ये ठीक है। देखो अब यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का, मैक्सवेल्स लॉ ऑफ जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी वो बतानी है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है वो बतानी है भाई। देखो सबसे पहले मैं ये अच्छे से यहाँ पे ऑप्शंस लिख देती हूँ।
तो भाई यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, ग्रेटर देन द मीन, जो मीन वेलोसिटी है उससे ज्यादा होगी, मीन वेलोसिटी के इक्वल होगी, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के इक्वल होगी, या फिर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम होगी। तो देखो भाई मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अनुसार भी इन फॉर दैट हम क्या समझते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर की वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर नॉर्मल वाली होती है, और फिर क्या होती है जो हमारे पास मीन वेलोसिटी होती है वो होती है, यानी कि दैट इज मोस्ट, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है, ये जो है मीन है ये मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हमेशा कम होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। आप देख पा रहे हो सबसे आगे ये सबसे एंड में, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा कि लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से कम होते हैं। ये ऑर्डर आप याद रखोगे भाई, जब भी आपके पास ये आ जाए क्या मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज आ जाए मॉलिक्यूल के हिसाब से, ये ऑर्डर हमेशा याद रखोगे, इसी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे सारे, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम, क्या दे रखा भाई, क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की इज हाफ ऑफ द वैल्यू, वो वैल्यू एट वो हाफ हो जाएगी एट 27 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब क्या पूछा है, कितने टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वो आधी हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, मतलब जो 27 डिग्री सेल्सियस पे थी उस मतलब आधी कितने टेम्परेचर पे होगी, ठीक है, जितनी 27 डिग्री थी उसके कंपैरिजन में आधी कितने टेम्परेचर पे होगी वो बताना है। देखो भाई ऑप्शन जो दे रखे हैं मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पे, 150 डिग्री सेल्सियस, 75 केल्विन, और डी हमारे पास क्या है -123 डिग्री सेल्सियस। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की, फॉर्मूला याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, फॉर्मूला क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू 3/2 kT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। के यहाँ पे क्या होता है भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के क्या होता है भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसका मतलब, और टी क्या होता है, टेम्परेचर। तो देखो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, सॉरी टाइम नहीं, क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, और कैसे लिखा जा सकता है इसको, जब हम उसकी फॉर्म में लिखें T1/T2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं E/E2, यानी हाफ, यहाँ पे एनर्जी हाफ की बात करी जा रही है, यानी कि E/2 हम लिख देंगे। T1 के प्लेस पे 300 दे रखा, क्योंकि 27 में आप 273 ऐड करोगे तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 300 केल्विन/T2, ठीक है। टेम्परेचर 2 ही तो निकालना है, टेम्परेचर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, यहाँ पे इसको क्रॉस करते हैं इनका, हम T2 यहाँ आ गया तो 300 या कितना आएगा 150 केल्विन आ गया। तो अब यहाँ वहां पे हमें क्या निकाल देना भाई, T2 इज इक्वल टू 150 माइनस कितना हो गया था यहाँ पे 273, तो क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन -123 डिग्री सेल्सियस, यानी कि भाई डी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है, -123 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या दे रखा है, जो एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी है और RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर की जो स्पीड है एक मॉलिक्यूल की एक सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस पे 300 केल्विन टेम्परेचर पे वो कितनी है भाई, 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। और कितनी है स्पीड, कितनी RMS स्पीड 484 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज बतानी है, 600 केल्विन आर नियरली कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट 600 केल्विन टेम्परेचर पे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी वो बतानी है, आर नियरली वो बताना, ठीक है। आप गैस को भाई जो गैस है उसको आइडियल अज्यूम कर सकते हो, तो डायरेक्ट हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वही ऑप्शन में वही चीज दे रखी है। तो देखो फॉर्मूला होता है C2/C1 इज इक्वल टू C2/C1 इज इक्वल टू √T2/T1। शायद ये कोई मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी किसी PYQ में भी कराया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C2 इज इक्वल टू C1 के इक्वल, क्योंकि हमने इसको आइडियल अज्यूम कर लिया है, तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वैक्यूम में ये सेम होगी, ठीक है। तो √T2/T1, ठीक है, यानी कि C
2T/T1, टेम्परेचर सेकंड पे बात करी जा रही है, वो कितना होगा डबल 2T/T इज इक्वल टू क्या आएगा C√T, क्योंकि T से T यहाँ पे कट हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं C की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी दे रखी है 484, RMS स्पीड यहाँ पे 484 दे रखी है, तो 484√2 आ जाएगी। ठीक है, C यहाँ पे ये RMS स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो 684 मीटर आंसर आ जाएगा। तो भाई अपना वही फॉर्मूला E2/E1 इज इक्वल टू C2 का स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे C2 के प्लेस पे C√2 का होल स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या भाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, तो देखो E2 इज इक्वल टू क्या आया भाई 2 आया था, 2E1 इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू हमें दे रखी है भाई क्वेश्चन में 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो क्या आंसर आएगा 12.42 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो देखो भाई सिंपल आपको सीरीज से फॉर्मूले में क्वेश्चन पुट करना, मतलब अपना ये पुट करनी थी वैल्यूज, और मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भी स्टार्टिंग में आपने स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया है तो सबसे पहले आप वो निकाल लोगे। ठीक है, कि उसकी C की वैल्यू क्या आएगी उसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो है रिलेशन से E के और C के रिलेशन से हमने क्या निकाल लिया E की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका D था। हालांकि ये जो आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है 684 और 12.42, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास D ऑप्शन है ये। ठीक है, भाई स्लाइड खत्म हो गई, इसको इरेज कर लेंगे। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, जो आरएमएस वेलोसिटी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एक सर्टेन टेम्परेचर पे कितनी है 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड। आरएमएस वेलोसिटी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की सेम टेम्परेचर पे क्या होगी वो बतानी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ठीक है, वो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो सिंपल आपको वही रिलेशन विथ उसकी ऑक्सीजन की वेलोसिटी अपॉन हाइड्रोजन की इज इक्वल टू m ऑफ हाइड्रोजन अपॉन m ऑफ O2, ये रिलेशन याद रखोगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा भाई इसके प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा 2। ये होता है मोलिकुलर मास होता है इनका, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होगा भाई 16, इसका मास तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। ठीक है, आप ये चीज याद रखोगे भाई, ये रिलेशन याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू दे रखी है 0.5 और H2 की देर नहीं रखी, वो हमें निकालनी है और इसकी हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन रूट 1/16 ये आ गया। तो भाई इसको जब हम सोल्व करेंगे पूरे को, यानी कि VH2 की वैल्यू फिर हमारे पास क्या आएगी 1/4 आएगी। ठीक है, यानी कि 1/4 हमारे पास इसकी क्या आएगी करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो बिल्कुल बस ये रिलेशन आपको ध्यान रखना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है। ये रिलेशन याद रखोगे तो वही क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। ठीक है, एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है भाई, इसको रेज कर लेते हैं पहले। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, वही अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एब्सेंट हो तो जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर यानी P विल बी, वो क्या होगा P0 इज प्रेशर, वो मतलब प्रेशर बताना है एब्सेंस में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एब्सेंस में प्रेशर बताना है कितना होगा। और अगर भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जब प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन में प्रेशर P0 होता है। ठीक है, तो भाई क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, देखो इन द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज देयर विल बी नो स्टिकीनेस, तो वहां पे क्या नहीं होगी, कोई स्टिकीनेस नहीं होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, वो फ्रीली मूव करेंगे, हैंस प्रेशर क्या होगा भाई इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, राइट, रैंडमनेस वहां पे बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो भाई कोई मॉलिक्यूल कहीं मूव कर रहा है, कोई कहीं मतलब ऐसे होगा। ठीक है, तो काफी मतलब थोड़ा सा ये आपको
रिलेशन पता हो कि भाई हाँ ऐसे अगर फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव कब होती है, फ्रीली मूवमेंट उनकी मॉलिक्यूल्स की, जब भाई प्रेशर बढ़ता है तो उसकी क्या होती है, रैंडमनेस बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, एक कांस्टेंट प्रेशर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब ट्रू बताना है कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे कि रो भाई क्या होता है आपको पता होगा, डेंसिटी होती है गैस की। ठीक है, वी क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है गैस की। यहाँ पे देखो इनमें से करेक्ट रिलेशन बताना है, करेक्ट मतलब कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, ठीक है, ये है मेरे पास। तो भाई यहाँ पे हमारे पास देखो प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस, क्या फॉर्मूला होता है उसका, P इज इक्वल टू m3v, और ये RMS का जो RMS होता है भाई, RMS वैल्यू होती है। ठीक है, वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, v का स्क्वायर, इसको मैं बोल रही हूँ। अगर क्या मैं m अपॉन v को रो नहीं, भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम भी तो होता है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं m अपॉन वी इज इक्वल टू रो। फिर उस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल के आएगा भाई जब हम इसके प्लेस पे रो पुट करेंगे। तो यानी कि इसको हम v को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, √3p अपॉन रो, ये मेरे पास है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो v है रूट मीन स्क्वायर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट रो के। यहाँ पे रो नीचे आ गया, तो भाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका क्या आया है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऐसे रिलेट करके क्वेश्चन करने चाहिए। नेक्स्ट भाई यहीं पे रेस करके करना पड़ेगा इससे, कोई बात नहीं, मैं इतने क्वेश्चन बोल देती हूँ थियोरेटिकली है थोड़ा सा। इफ अगर v जो है भाई मोलिकुलर स्पीड है और l जो है लेंथ है, l क्या है भाई, मीन फ्री पाथ है मोलिक्यूल ऑफ गैस का। ठीक है, देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो बताना है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना भाई एक बार और। अगर v जो है मोलिकुलर स्पीड है भाई, ठीक है, l क्या है, मीन फ्री पाथ है किसी भी मोलिक्यूल का, ठीक है, गैस के मोलिक्यूल का, तो वहां पे हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी बतानी है क्या होगी। तो देखो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इज गिवन बाय, क्या होता है वो, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट है। आप जानते हो कि नंबर ऑफ कोलिजन्स, कोलिजन मतलब होता है टकराव जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। राइट, तो देखो मोलिकुलर, ये क्या हो गया, जो मोलिकुलर स्पीड है यानी v, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है एक जो मोलिक्यूल के द्वारा ट्रेवल किया जाता है पर यूनिट टाइम में। और जो मीन फ्री लेंथ, मीन फ्री पाथ जो होता है यानी l, वो क्या होता है, मीन डिस्टेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के। जैसे ये हो गया, ये था, इन दोनों के बीच का मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन हुए दो, इसका कोलिजन हो गया, इसका कोलिजन हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम l। ठीक है, तो ये होता है। तो सो जो नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे पर यूनिट टाइम, उनको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, v अपॉन एल लिख सकते हैं। तो हैंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये याद रखोगे आप, v अपॉन एल क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, काफी इजी क्वेश्चन है, यही बता देती हूँ। जब टेम्परेचर को, एक गैस के टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस से, मैंने क्या बोला, टेम्परेचर, एक गैस के टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस से, उसका प्रेशर इंक्रीज हुआ कितना, 0.4% से जो है उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम कांस्टेंट रही भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट रही, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, प्रेशर 0.4% बढ़ गया। इनिशियल टेम्परेचर बताना है क्या होगा, अब इनिशियल टेम्परेचर बताना, ठीक है, तो फाइनल हमने बता दिया। तो देखो भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला लगाते हो, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला लगाते हो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू कैल्सियम लेके P अपॉन P प्लस, यहाँ पे क्या देखा 0.4 अपॉन 100 आएगा क्योंकि यहाँ पे परसेंट की बात कर रखी है, यानी ये P इज इक्वल टू क्या आएगा, T अपॉन T प्लस 1, ये आ जाएगा। तो T यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा भाई 250 केल्विन। जब इसको हम सोल्व करेंगे, ये 0.4 था, एक 0 से यहाँ पे कट गया, ये 2 ये 5, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 250 केल्विन। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 250 केल्विन। जिस फॉर्मूला याद रखना है, कंडीशन याद रखनी है।
नेक्स्ट है भाई, इसको इरेज कर लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। एक मिनट, देखो क्या दे रखा है, 8 ग्राम जो ऑक्सीजन है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 22 ग्राम ऑफ CO2 मिक्स कर दिया एक कंटेनर में, 10 लीटर के कंटेनर में, जिसकी कैपेसिटी 10 लीटर कैपेसिटी वाले कंटेनर में उसको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया तीनों को। कितने टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ, तो हमें ये बताना कि कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर एक्सर्टेड बताना है इस मिक्सचर के द्वारा। आर की वैल्यू यानी जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केल्विन -1 मोल -1, ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो भाई इसको बहुत ईजी है, देखो फॉर्मुला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मुला होता है N1RT, ठीक है, P = NRT होता है भाई फॉर्मुला, NRT/V ये फॉर्मुला होता है, ठीक है, प्रेशर का। एक गैस में अगर मैं बात करूं NRT/T, तो यहाँ पे हमें 3 दे रखे, तीनों के रिस्पेक्ट में लिख लेंगे N1RT प्लस N2RT प्लस N3RT, ठीक है, अपॉन V। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये RT तो कॉमन हो गए तीनों में, तो क्या लिखेंगे, P = N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू ये RT/V, ये हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है, ये मतलब ये RT/V कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे आप पुट कर दो भाई N1 वगैरह की जो भी वैल्यू हमें दे रखी है। N की क्या आएगी भाई, ऑक्सीजन की प्लेस पे 8/16 लिखोगे। N क्या होता है भाई, जो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ये होता है N की वैल्यू होती है। N का फॉर्मूला होता है भाई जितना मास आपको दे रखा है, यानी कि जैसे यहाँ पे 8, 14, 22 गिवन मास हो गया। मोलिकुलर मास जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होगा भाई 28 होता है मोलिकुलर मास, CO2 का कितना होता है भाई 44, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो वहां पे तीनों के प्लेस पे आप ऐसे पुट करोगे, इनटू में आर की वैल्यू आपको दे रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 273 केल्विन में हमें करना होता है, तो 300 आ जाएगा। वी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 10 लीटर। सारी वैल्यूज आपको आपके पास दे रखी है, जस्ट सोल्व करोगे आंसर आएगा 3.69, यानी कि अप्रोक्सीमेट 3.78। देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = NRT/V, ठीक है, गैस के कंटेक्स्ट में, ठीक है। देखो भाई मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है यूनिट है वहां से मैंने लिया है। 2 चार्जेस हैं भाई, +Q एंड -Q, ठीक है, केप्ट इन मतलब एक दूसरे से दूर है, केप्ट अपार्ट, दूर दूर रखे हैं। देन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, राइट बाइसेक्टर पे, राइट साइड के किसी भी पॉइंट पे भाई, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना। हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0। बी मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। सी क्या है भाई, बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फील्ड स्ट्रेंथ 0। डी क्या है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ फील्ड नॉन 0। क्या होगा भाई, देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, जो डिस्टेंस होता है एट एनी, मतलब डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम बोथ चार्जेस से, मतलब दोनों चार्जेस से, वो क्या होता है भाई, हमेशा इक्वल होता है। और हैंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का, E = 1/4πε0 प्रेशर अपॉन R का क्यूब, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो चार्ज है +Q से -Q की तरफ मूव करता है ऑलवेज, और जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसमें मतलब क्या होती है, वो 0 होती है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कैसा होगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी होती है भाई, 0 होगा, ठीक है।
देखो भाई एक और थियोरेटिकल क्वेश्चन है। देखो भाई रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम ऑफ 2 प्रोटॉन की, वो शेल इंक्रीज अगर जो उनके बीच का सेपरेशन है वो डिक्रीज कर दे। सेपरेशन डिक्रीज किया तो यहाँ पे क्या हो जाए, उनके बीच की जो एनर्जी है वो बढ़ जाए। एक तो ये है। बी हमारे मेरे पास दे रखा भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, वो इंक्रीज होती है अगर हम उनके बीच के सेपरेशन को डिक्रीज कर दें। तीसरा मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, वो इंक्रीज हो जब उनके बीच के सेपरेशन को हम बढ़ा दे। चौथा ये है कि भाई उनके बीच का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंक्रीज हो जाए अगर हम उनके बीच के सेपरेशन को डिक्रीज कर दे। तो भाई आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का मैं कंसेप्ट समझाना चाह रही हूँ, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया था। पोटेंशियल एनर्जी यानी यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 के प्लेस में इलेक्ट्रॉन माइनस E का स्क्वायर 4 पाई E नॉट R। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हो कि जो ये U है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। ठीक है, यानी डिस्टेंस के। यानी कि भाई व्हेन आर डिक्रीज, जब आर डिक्रीज होगा उस कंडीशन में यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन यू विल डिक्रीज, लेकिन यू कब डिक्रीज होगा, यू यहाँ पे डिक्रीज होगा इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर में नेगेटिव साइन के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था भाई इसमें, जो कि मैं बोल के बता रही हूँ, वो करेक्ट था कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, वो हमेशा इंक्रीज होती है अगर बीच का सेपरेशन जो है दोनों के वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है भाई एक और क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, स्टेटमेंट बड़ी है, बाकी तो इजी है। अक्रॉस ईच ऑफ 2 कैपेसिटर्स, भाई 2 कैपेसिटर दे रखिए, एक की वैल्यू है 1 म्यू फेरेडे, दूसरी की है 4। एक पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्टमीटर का अप्लाई किया इनके ऊपर। देन जो पॉजिटिव प्लेट है एक की ऑफ 1 इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट को दूसरे की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया। तो नेगेटिव प्लेट जो है एक की उसको कनेक्ट कर दिया दूसरे की पॉजिटिव से। ठीक है, आफ्टर कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के बाद क्या होगा, तो भाई इसका करेक्ट आंसर होता है कॉन्टेक्ट के बाद क्या होता है, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन ईच, दोनों मतलब जितना भी मतलब जो भी होगा, जो सी भी प्लेट है उसके ऊपर जो चार्ज होता है डिफरेंट होगा। मतलब हर एक पे चार्ज डिफरेंट होगा, लेकिन बट नॉन जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो की वैल्यू कभी नहीं हो सकती, नॉन जीरो होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा लेकिन नॉन जीरो होगा। देखो जो स्टोर्ड चार्ज होता है किसी भी कैपेसिटर पे, स्टोर्ड चार्ज जो होता है कैपेसिटर के ऊपर भाई, वो क्या हो जाता है, जीरो कब होता है, जीरो सिर्फ उसी कंडीशन में होता है, कौन सी कंडीशन, जब इट इज डिस्चार्ज, उसको हम डिस्चार्ज कर दें किसी भी रेजिस्टेंस की मदद से, यानी कि कोई प्रतिशोधक शक्ति यानी कोई रेजिस्टेंस हम उसके ऊपर लगा दें जिसकी वजह से वो डिस्चार्ज हो जाए, या फिर जब 2 कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटेंस के चार्ज हो जाएं और फिर हम उनको अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ठीक है, उस कंडीशन में जीरो हो सकता है। तो हेयर जो कैपेसिटेंस की वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई एक कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सोल्व करके देखेंगे। क्या दे रखा भाई, एक टेक्नीशियन है, हैज ओनली, उसके पास सिर्फ 2 कैपेसिटर्स हैं भाई,
बाय यूजिंग दिस सिंगली इन सीरीज, मतलब पैरेलल या सीरीज, किसी भी सीरीज में, ही ऑब्टेन कैपेसिटेंस ऑफ, उसने कैपेसिटेंस ऑफ क्या की, ऑब्टेन की, जिसकी वैल्यू 3, 4, 12 एंड 16 माइक्रोफेरेडे की। उसने ये चार जो है 3, 4, 12, 16 ये कैपेसिटेंस उसने ऑब्जर्व की। तो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर्स आर, तो कैपेसिटेंस बतानी है इन कैपेसिटर्स की क्या होगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीरीज में निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है भाई, याद रखोगे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। याद रखोगे फॉर्मूला C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। कितनी दे रखी है भाई 3, यहाँ पे हमारे पास इसकी 3 आएगी। और यहाँ पे अगर मैं निकालू पैरेलल के केस में तो फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू वो आएगी मेरे पास 16। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी 16 आएगी। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू क्या होगी 4 और C2 क्या होगी भाई 12। कैसे भाई, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सीरीज में, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 3, ये 12, 16 कैसे हुआ, C1 अगर भाई C1 4 होगी और C2 कितना 12 होगा तभी तो इसका आंसर 16 आएगा, राइट। तो इसको सोल्व करके जब ये वैल्यूज भी यहाँ पे आप पुट करोगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है, दे रखा है ये बी होगा 4 माइक्रोफेराडे एंड 12 माइक्रोफेराडे। तो ये इसका भाई क्या होगा, करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो भाई हमारे क्वेश्चंस जो हैं फिनिश हो गए हैं इसी के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे और कुछ आपकी मदद हुई होगी इन क्वेश्चंस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।